नमस्कार दोस्तों बिहार में हर दूसरा व्यक्ति या फिर कहे हर दूसरा आदमी और वही उत्तर प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति या फिर कहे तीसरा परिवार गरीब है और उनकी माली स्थिति कितनी बद से बदतर हो सकती है इसका अंदाजा केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी साल भर की जो कमाई होती है, साल भर की इनकम 50,000 रुपए से भी कम की होती है। और ऐसे में कोई अगर ये आकर सपना दिखा दे कि आपको 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे, हर महीने 8,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे, तो फिर शायद इससे बड़ा कोई सपना इस दौर में उस परिवार के लिए कुछ हो नहीं सकता। और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में जब जब वहां की जनता सड़क पर उतरी या फिर राजनीति से कांधा मिलाते आगे चली, तब तब राजनीति ने उन्हीं गरीबों के मुद्दों को सियासी तौर पर आसमान में उड़ाने की कोशिशें की। जयप्रकाश नारायण 1977 या फिर कहे 1975 से 1977 के दौरान की राजनीति परिस्थितियों में बिहार और उत्तर प्रदेश ने देखा, परखा, समझा कि गरीबी का मतलब मायने क्या होते थे और सत्ता अगर करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो फिर देश की जनता को खरा क्यों होना चाहिए और सियासी तौर पर सत्ता क्यों बदलनी चाहिए, इसका एहसास कोई आज का नहीं है। कभी 5 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसको करके दिखाया है बिहार और उत्तर प्रदेश में। और शायद ये पहली बार 2024 में है जब कांग्रेस जिन मुद्दे को हवा दे रही है, उन मुद्दे को हवा देने की कोशिश एक समय कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष ने किया था, जिसकी बागडोर अपने तौर पर कोई भी कह सकता है कि उस दौर में जनता पार्टी या फिर जनता पार्टी के मातहत खड़े तमाम छत्रकों ने या फिर छोटे मोटे तमाम नेताओं ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर झोंक दिया था, यह कहते हुए कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुफलिसी है, मुश्किल हालात है। लेकिन आज के दौर की स्थिति क्या है? देश की जनता के भीतर उठते हुए सवाल अगर सियासी तौर पर उफान पैदा कर दे तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर क्या सच में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सुनामी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो देश की जनता के भीतर सवालों को उभार रही है? क्योंकि एक नजारा आज उत्तर प्रदेश के फूलपुर में नजर आया। उत्तर प्रदेश के फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर, इसी फूलपुर से एक समय जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े थे और उस फूलपुर के भीतर पहली बार इस चुनाव के दौर में रैली हो नहीं पाई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पहुंचे, लेकिन रैली वहां हो ही नहीं पाई। वजह इसकी थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए और उन्होंने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया और बिल्कुल मंच के करीब पहुंच गए। और वह एक ऐसा नजारा था जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि इतनी बड़ी संख्या में इतना ज्यादा जोश क्या सिर्फ पार्टियों के संगठन और संगठन से जुड़े लड़कों का है, युवाओं का है, या लोगों का है, या फिर कांग्रेस के संगठन के भीतर कोई नई जान आ गई है जब वो समाजवादियों के साथ उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर संघर्ष कर रही है? और या उसकी वजह सियासी तौर पर इन सारे जगहों पर कहीं ज्यादा मुश्किल हालात के भीतर अपने सपनों को सच करने के लिए सियासी तौर पर एक उत्साह और उल्लास तो नहीं है? फूलपुर की सीट ही नहीं बल्कि नीति आयोग की आप रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो सियासी तौर पर इस दौर में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों की हालात है, उसमें ज्यादातर लोग गरीब हैं और उनके पास बीपीएल कार्ड है, वो लाभार्थी भी है प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत। लेकिन जब एक राजनीतिक मैनिफेस्टो के जरिए इंडिया गठबंधन या फिर कहीं इंडिया अलायंस ये बताने और सपने दिखाने पर आमदा हो गया देश की जनता को कि हर साल 1 लाख रुपए जो सबसे गरीब है उनके पास पहुंच जाएंगे, तो इन दोनों राज्यों की जो इनकम है, जो आय है, जो कमाई है बहुसंख्यक तबकों की, यानी उसके दायरे में जो 2/3 पॉपुलेशन समा जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की, उसकी कमाई थी 1 लाख रुपए हर साल की। उसकी कमाई होती नहीं है। यानी सोच लीजिए अब किन स्थिति में ये दो राज्य ऐसे जी रहे हैं। और एक झटके में जब राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान खटाखट करते हुए जब कहा कि दरअसल इस देश में इससे करोड़ों लखपति बन जाएंगे, तो इस बात को शुरू में किसी ने गंभीरता से लिया नहीं था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका मजाक उड़ा दिया था। तो आज इन दो राज्यों के भीतर, जो कि उत्तर प्रदेश में 41 लोकसभा की सीट पे चुनाव होना बचा हुआ है, यानी वोटिंग बची, कल वोटिंग होनी है, लेकिन अभी भी 41 सीटें वोटिंग के लिए बची हुई है। बिहार के भीतर 21 सीटें बची हुई है। और ऐसे में एक दृश्य
एक वीडियो छोटा सा आपको फूलपुर का दिखाते हैं, जहां पर पहली बार इस चुनाव प्रचार के दौरान में भीड़ ने ही तमाम बांधों को तोड़ते मरोड़ते हुए रैली नहीं होने दिया, या फिर कहे रैली हो नहीं पाई। और शायद उत्साह सियासी तौर पर सत्ता के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। देखिए, दरअसल ये शोर, ये हंगामा, ये शोर शराबा, ये रैली के बीच में लोगों का इतना बड़ा हुजूम के तौर पर पहुंच जाना, ये सब कुछ शायद मौजूदा राजनीति परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो। लेकिन एक बात इससे समझनी होगी कि जिस दौर में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था देश में, उस दौर में वह गुजरात के भीतर छात्रों द्वारा हॉस्टल के भीतर जो महंगी चीजें हो गई थी, उसको लेकर के खड़े हुए आंदोलन के जरिए गुजरात की सत्ता को पलटकर वह पटना पहुंचे थे। और उसके बाद जो इस भारत देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल ने फनकारा, और उसके बाद देश के करप्शन और भ्रष्टाचार के लेकर के आंदोलन की जो शुरुआत हुई, उस दौर में जो भीड़ थी वो कमोबेश ठीक ऐसे ही भीड़ हुआ करती थी। ऐसे ही युवा थे देश के, ऐसे ही बुजुर्ग थे, या फिर कहे ऐसे ही युवा बुजुर्ग के बीच के उम्र के लोग की मौजूदगी थी। और मौजूदा समय में भी उत्तर प्रदेश के इस फूलपुर के जो प्रयागराज से सटा हुआ इलाका पड़ता है, और प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रतीक है बेरोजगार छात्रों की मौजूदगी का, जो अपनी तैयारी के लिए गांव से खिंचे खिंचे इलाहाबाद तक पहुंचते हैं। और कई बार वहां पर लाठियां खाई यहाँ के छात्रों ने, पेपर लीक हुए, आंदोलन किए गए, नौकरियां मिली नहीं, धीरे धीरे नौकरियां गायब होती चली गई। गुस्सा इस बात का भी, और अपने घर के चूल्हे के भीतर किस प्रकार से महंगाई की आग है, इसको बाकायदा देश के हर किसी ने, नौजवान ने परखा और समझा है। तो सच में क्या 1 लाख रुपए के खटाखट का जो जिक्र राहुल गांधी ने किया, उसने दिल्ली की सत्ता के जुबा पर भी खटाखट सब तो ला दिया, लेकिन वह एक तंज के तौर पे लाया। लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा शब्द है जो समूचे उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर सियासी धड़कनों को बढ़ा रहा है। और यही वह कारण है कि अब अखिलेश यादव तो सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादियों के सबसे बड़े संगठन को संभाले हुए थे, उनमें सियासी तेवर इस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी नहीं थे जो अब लौट आया है। क्यों लौटे? एक तरफ मुलायम के बेटे हैं अखिलेश यादव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तीसरी ओर शिबू सोरेन के बेटे हैं, चौथी तरफ बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। अगर इस पूरे प्रक्रिया के भीतर देखें तो राहुल गांधी ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस देश को नापा, और उसके बाद कांग्रेस मैनिफेस्टो के जरिए इस भारत देश की जमीन की धड़कनों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके अपने भाषण और रैलियों के भीतर लगातार यह कहना और जिक्र करना शुरू किया, और कांग्रेस ने इस बात को घर घर जाकर के पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी, तो क्या यह बातें अब गांव तक पहुंच गई और लोग जानने लगे कि अगर ये राजनीतिक सच्चाई में बदल गई तो फिर उनकी जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। और इस दौर में सच में करप्शन, लूटपाट, अडानी अंबानी का जिक्र जिस रूप में हो रहा है, उसने इस देश की सत्ता को खुले तौर पे नेकेट किया है। ये सारे सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, बाकायदा हर किसी ने कोविड काल को देखा, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अगर भारतीय जनता पार्टी पैसा ले रही है पॉलिटिकल फंड के तौर पे, तो इस करप्शन की कोई तोड़ नहीं है। और लोगों ने यह महसूस किया इस दौर में, और शायद इसीलिए अब अखिलेश यादव
खुले तौर पर मंच से ये बताने में चूक नहीं रहे हैं कि इस खटाखट का मतलब देश की जनता के उस भाषा से संवाद है जहां पर देश की जनता को ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई आकर के ये कहेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए राज्य के लिए और उसके बाद वह बोली दर बोली लगाते चला जाएगा। वो विकास के रूप में बातों को रखेगा, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी, अपने बैंक का खाता और उस बैंक खाते से पैसा निकाल करके अपने जीवन को संवारने की सोच इससे पहले कभी भी नहीं थी। तो क्या एक ऐसे मूल मंत्र के तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में तब्दील हो गया? शायद आप ये कह सकते हैं हाँ। इसीलिए सियासी जुबान उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव जिस तेवर और तेवर के साथ सामने है मंच पर, वह भी एक नई परिस्थिति है। बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर कर के भगा चुके हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो प्रधानमंत्री के ही राजनीतिक तंज का जवाब अखिलेश यादव अब रैलियों के भीतर खटाखट शब्द के जरिए दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई 2024 के चुनाव में कि इस खटाखट ने राजनीतिक तौर पर उन धड़कनों को बढ़ा दिया जो इस बात को मानकर चल रहे थे कि देश की लाभार्थियों की तादाद हर चुनाव में मात दे देगी विपक्ष को और इंडिया गठबंधन खड़ा हो ही नहीं पाएगा। उसके मुश्किल हालातों के वजह सबसे बड़ी यह है कि खुद नीति आयोग के आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर करीब करीब 42% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। बिहार के भीतर एक करीब करीब 40% किसान हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। हालांकि आंध्र और तेलंगाना के भीतर इसकी परसेंटेज 90 से अधिक है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 51-52% परिवार पूरे तौर पे खेती पर आश्रित है, खेती पर निर्भर है, जिससे आय इस भारत देश के भीतर में सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर 6,500 रुपए से ज्यादा महीने की होती ही नहीं है। ये मैक्सिमम की स्थिति है किसानों की जो छोटे और सीमांत किसान है। और वहां पर अगर 8,500 रुपए महीने में आ जाएंगे खाते में हर महीने, जो परिवार की सबसे गरीब महिला है और महालक्ष्मी के नाम पर आएंगे, तो सोचिए स्थिति क्या होगी। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गरीबों की तादाद उत्तर प्रदेश के भीतर हर तीसरे शख्स के तौर पे मौजूद है। बिहार के भीतर ये हर दूसरे शख्स के तौर पे मौजूद है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों का अगर जिक्र कर ले, जहां पर उत्तर प्रदेश के भीतर खुद ब खुद ये 30% पार के ज्यादा हो, गरीबी हो, बिहार में ये 40% से ज्यादा की गरीबों की स्थिति हो ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर। और दोनों राज्यों के में जिन जगह के ऊपर अभी वोटिंग होना है, उत्तर प्रदेश के 41 सीट और बिहार के 21 सीट में, यहाँ पर जिन जिन जगह पर वोटिंग होनी है वहां की करीब करीब 75% आबादी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, ये उससे ज्यादा भी रहते हैं। इन सारी बातों का एहसास सियासी तौर पर दिल्ली को हो चला है। उसे इस बात को एहसास है कि उसकी तमाम लाभार्थी योजना भी सीधे तौर पर 1 लाख का जिक्र नहीं कर रही और उससे हट करके अपने तौर पर खुद के भीतर गुस्सा जिस रूप में राहुल गांधी के भीतर भरा हुआ है, अब वह चेता रहे हैं बाकायदा मीडिया के जरिए ही सही सत्ता को कि दरअसल इस देश के भीतर जितना पैसा कॉरपोरेट को बांटा गया उस तादाद में आज हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हो सकता है कल हम 2 लाख दे दें। ऐसी परिस्थिति भी हम लाकर खड़ा कर सकते हैं अगर इसी तरीके से इस भारत देश को चलाया गया। संदेश क्या है? सबसे बड़ा संदेश इस दौर का यह है कि देश की जनता के भीतर का जो गुस्सा है वो क्या सियासी तौर पर सच में इंडिया गठबंधन की राजनीति से आत्मसात हो गया है, यानी मिल गया है। और भारत देश की राजनीति में सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है।
आप कह सकते हैं कि ये परिस्थिति कैसे संभव है अखिलेश के साथ, तेजस्वी के साथ, हेमंत सोरेन के साथ या किसी भी दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ, यहाँ तक कि गांधी परिवार के साथ भी। लेकिन राहुल गांधी अगर इस संदेश को लेकर के चल पड़े हैं और इस दौर में तमाम छत्रक जो हैं, कांग्रेस ना कहिए बल्कि राहुल गांधी के छत्रे के नीचे जो खड़े हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया इस दौर में कि उनकी राजनीतिक महत्ता जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़े होने को लेकर के ही है। इसीलिए राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र सियासी तौर पर कर रहे हैं वही सियासत उनको सत्ता तक पहुंचा सकती है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते करते चले जाते हैं, यहां तक कि 1 लाख नहीं, कि जरूरत पड़ी तो मैं 2 लाख भी दे दूंगा हर परिवार को। 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। दरअसल राहुल गांधी जिस महिला न्याय या फिर कई महालक्ष्मी योजना का जिक्र अपने रैलियों में, भाषणों में, सभाओं में कर रहे हैं, उसकी सियासत जमीन तो इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं जिस राजनीतिक पार्टी के हक में खड़ी हो गई उसकी जीत तय है। नीतीश कुमार भी इससे बाखूबी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ भी इसे बाखूबी जानते हैं। बिहार के भीतर महिलाओं को या फिर लड़कियों को साइकिल देना, शराबबंदी कर देना, महिलाओं के हक में बहुत सारी नीतियों को लागू करना नीतीश कुमार की जीत का मूल मंत्र रहा है। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था के मद्देनजर महिलाएं योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हो गई, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में, चुनाव के समय में, या फिर राज्य के चुनाव ये नहीं है, यह केंद्र का चुनाव है। एक बहुत बड़ा सवाल हर परिवार के भीतर है उस रोजगार और उस महंगाई को लेकर के, जहां पर हर दिन, हर शाम, हर रोज परिवार के साथ बैठ करके उसे 2-4 होना ही पड़ता है। और वहां पर केंद्र की योजनाएं अगर महिलाओं को उठा रही है और सियासी तौर पर यह योजनाएं इंडिया गठबंधन के जरिए सामने आ रही है, सवाल ये नहीं है कि ऐसी योजना है जिसको बंद कमरे में बैठ करके बनाया गया हो, उसके बाद अर्थशास्त्री हिसाब लगाते रह जाए कि इतना पैसा कहां से आएगा। दरअसल लोगों के भीतर कॉरपोरेट के बढ़ते हुए पैसे को लेकर के जो सवाल लगातार उठता चला गया कि बैंकों से कर्ज लेकर कॉरपोरेट का देश छोड़ करके भाग जाना, इस भारत देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ, इस भारत देश की जीडीपी से आगे चले जाना, इस भारत देश के तमाम संपत्तियां कॉरपोरेट और निजी हाथों में सरकार द्वारा पॉलिसी बना करके सौंप देना, ये सब कुछ तो हर किसी की आंखों के सामने है। और इस दौर में चूंकि रोजगार कम होते चले गए और हर कोई जानता है कि सरकार का दायित्व होता है एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर रोजगार देना और उसी हिसाब से इंडस्ट्री को या फिर सार्वजनिक उपक्रम को डेवलप करना। लेकिन निजी हाथों में तो सबसे महत्वपूर्ण मुनाफा होता है, पैसा होता है, उसका नेटवर्थ, उसका पैसा, उसमें काम करने वाले कर्मचारी इस बात को जानते हैं। कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है, और फायदे का मतलब केवल फायदा पर नहीं है बल्कि पिछले साल की तुलना में और ज्यादा फायदा हुआ, ये नहीं हुआ, फिर इस साल के तुलना में और ज्यादा अगले साल फायदा हुआ, ये नहीं हुआ।
इस पर ही पूरा का पूरा रोजगार कंपनी का ऑफिसर्स का चलते रहता है। और इस दौर में नौकरियां खत्म होती चली गई, एमएसएमई खत्म हो गई। जो सवाल था कि जो छोटे इंडस्ट्री के जरिए इस भारत देश में रोजगार मिलता, वह भी इस दौर में खत्म हो गया। सार्वजनिक उपक्रमों में, यानी जो पब्लिक सेक्टर के तहत मातहत काम करने वाले जो वहां पे अधिकारी कर्मचारी थे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होते होते इस स्थिति में आ गई जिसके भीतर अगर बीते 5 साल को ही अगर देखें तो उसमें एक ही झटके में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई और सब कुछ अब परमानेंट कुछ भी नहीं रहा। और इस स्थिति में सरकार सबको ले आई जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो काम लेने लगी, कराने लगी। इस बात का एहसास तो बाखूबी सरकार को भी होगा। और अब यह नई परिस्थिति अगर जो न्याय शब्द के आसरे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए पैदा कर दिया, उसने राहुल गांधी ने शुरू में उसको खटाखट का जो शब्द दिया उसको सियासी तंज के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुके नहीं और इस खटाखट के जरिए गरीबी दूर हो सकती है। शुरुआत में उन्होंने गरीबी का मजाक भी उड़ाया सार्वजनिक रैलियों के भीतर, और अब उस खटाखट शब्द के जरिए राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन यह शब्द कैसे जुबान पर आ गया और क्यों आ गया, इससे सीधा संदेश क्यों चला जाता है, ये सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में अब खुलकर नजर आने लगा। जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे। दरअसल एक खटाखट 1 लाख रुपए से जुड़ा हुआ शब्द, ये तो सच है। और 4 जून के चुनाव परिणाम के अक्स तले इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खटाखट शब्द का उपयोग अगर करना पड़ रहा है इस दौर में, तो उसके भीतर का सच यह भी है कि इस दौर में जो मैनिफेस्टो और जो मैनिफेस्टो के साथ भारत देश भर में कांग्रेस पार्टी एक पर्चे को बांटते हुए कह रही है, बता रही कि दरअसल इसमें आपके जरिए या फिर आपको कितनी राहत रियायत मिलेगी, इसके ऊपर चुनाव आयोग को भी सक्रिय होना पड़ गया। और चुनाव आयोग ने इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस भेज दिया जो कांग्रेस से जुड़े रहे और उनसे कहा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धारा 171 के तहत आप इस तरीके से आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब मायने इस दौर में क्या है, ये तो 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद का पता चलेगा कि तब इलेक्शन कमीशन किस हरकत में आता है। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए और नहीं जीते तो ऐसी परिस्थिति में इसके क्या मतलब होंगे, यह भी समझना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है कि महिलाओं के जरिए वोट बैंक को साधना। और वहीं राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौर में जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं से जो संवाद किया, वो केवल इस बात को लेकर के नहीं था कि गरीबी की स्थिति क्या है। ध्यान दीजिएगा तो इस पूरे दायरे के भीतर खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से में वो आशा या मिड डे मील या आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर उनकी दोगुनी सैलरी जो करने का जिक्र है उनको लेकर के सवाल हो, या फिर इससे हट करके कोई भी नई नौकरी आएगी उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। राहुल गांधी ने इस नब्ज को पकड़ लिया और समझा शायद, इसीलिए अब वो जिस अंदाज में जिस तरीके से मंच पे खटाखट शब्द के साथ वो बाय बाय और टाटा शब्द के साथ जो राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, दरअसल उस सियासत धड़कन की आवाज है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर सियासी तौर पर लोगों के मन को उभार रही है। और मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे,
नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दरअसल इस पूरे कॉन्फिडेंस के पीछे 3-4 बड़े सवाल हैं, और ये सारे सवाल इसलिए इस दौर में महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद लाभार्थियों को लेकर के या फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं को लेकर जो प्रचार प्रसार मीडिया के जरिए किया और करवाया, उसका एक ही संदेश था कि लोगों को राहत और रियायत अगर सियासी तौर पर इस भारत देश में मिल रही है तो फिर सत्ता को कोई हरा ही नहीं सकता, यानी नरेंद्र मोदी सरकार को कोई सत्ता से बेदखल कर ही नहीं सकता। और ऐसे में ध्यान दीजिए, उसी के ठीक समानांतर एक लंबी रेखा कांग्रेस मैनिफेस्टो ने अपने तौर पर खींच दिया और कांग्रेस कार्यकर्ता भारत देश भर में घूमने लगे और जो जो छत्रक जिन जिन राज्यों के भीतर कांग्रेस के साथ खड़े या फिर इंडिया अलायंस के साथ है, उन्होंने भी उसी संदेश को अपना लिया। और ये संदेश जातीय समीकरण या फिर धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण से आगे की सोच थी। युवाओं के सामने संकट है, नौकरी कब मिलेगी, लेकिन एक ही झटके में कहा गया कि जो बेरोजगार है उनको भी 1 लाख रुपए कैसे मिल जाएगा। किसानों के सामने संकट है, पता नहीं एमएसपी और कीमत कम मिलेगी लागत के भी, लेकिन एक ही झटके में बताया गया एमएसपी को कानूनी अमली जामा तुरंत पहना देंगे सत्ता में आते ही। इससे पहले हर एक सवाल था मजदूरों को लेकर के, यहां तक कि मनरेगा के मजदूरों को भी अगर 200 रुपए के बदले 400 रुपए दिया जाएगा, इसका ऐलान हो गया। तो ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, यानी इस भारत देश के भीतर में हर परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ऐसे ही एक साथ न सिर्फ लाया जाए बल्कि उसके समानांतर इस भारत देश के व्यापारियों को भी जोड़ा जाए। जो सवाल उनके सामने इस भारत देश में संसद से पारित हुए जीएसटी को लेकर के बनाया गया, यानी इस भारत देश के भीतर में किसी भी समुदाय के वोट बैंक को अगर सियासी तौर पर परखना है, अगर इस दौर में नरेंद्र मोदी सरकार की रचना और जो राजनीति हुई थी वह इस बात को मानकर चल रही थी कि उसकी नीतियां जबरदस्त है, तो उसके समानांतर हर समुदाय के सामने इन नीतियों के तहत जो मुश्किल हालात या फिर इन नीतियों से आगे जो बेहतरीन जीवन देने का सवाल उठा दिया गया, उसकी काट मौजूदा समय में शायद किसी के पास नहीं है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जहां पर सिर्फ एक शब्द, खटाखट शब्द हर जहन में न सिर्फ बसा बल्कि सियासी तौर पर इस भारत देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी उसने चुनाव और चुनाव के जीत हार से जाकर जोड़ दिया। देखते रहिए